चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पीछे पढ़ा भी था लेकिन एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो डिफिनीशन एक्सप्लेन की गई थी क्या है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन किसके बीच का है? बिटवीन पर्सन। कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? हाँ, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन by all or any of them acting for all। इस डिफिनीशन को एक बार हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। सबसे पहली बात निकल करके आई, फर्स्ट थिंग इट इज अ रिलेशन। किसके बीच का है? पर्सन्स के बीच का। कौन से पर्सन्स है? हु हैव एग्रीड, मतलब एक और बात, एग्रीमेंट होना है यहां पर। जब एग्री होंगे मतलब एग्रीमेंट बनेगा। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन होना ज्यादा अच्छा है। ओरल तो हमने कर लिया, फिर हमको याद तो रहेगा नहीं, या दूसरा पार्टनर कह सकता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था। क्लियर है बात ना? एग्रीमेंट बनेगा। तीसरी बात है शेयर द प्रॉफिट। तो एग्रीमेंट कैसा होगा? ओरल भी होगा, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट किसी एक रेशियो में बांटा जाएगा। बात को ध्यान से सुनना है। अब मैं टॉपिक ये करा रहा हूं कि इस टाइप की थ्योरी भी पूछी जाती है, इसलिए मैंने डिफिनीशन को दोबारा से लिखा है। शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? यहां पर सपोज करिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। इन्होंने कहा मैं 2 हिस्सा लूंगा और इन्होंने 3। ये दोनों सहमत हैं। मेरा क्या जाता है? कोई कहता मैं 3 लूंगा, दूसरा कह रहा है उसका 4 होगा। अब 2:3 का मतलब ये हुआ कि इसको 2 हिस्से मिलने, इसको 3। मतलब हम लोग आम बांट रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास आम आ गया है, उसको हम बांट रहे हैं, सीजन आ चुका है। तो क्या कहना, एक ए को 2 देना और बी को 3 देना है। तो पकड़े 5 आम वहां से निकालेंगे, 2 इसको 3 इसको, फिर 5 निकालेंगे, 2 इसको 3 इसको, इस तरीके से रखते हैं। अब वो तो ठीक, मैथ्स में अभी दूसरी तरीके से उसको इंटू डिवाइड करके कर लेंगे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2/5 और दूसरे का 3/5। 5 में से 2, 5 में से 3 मार्क्स मिलते हैं ना? कैसे मार्क्स मिलते हैं? 10/10 या 0/10 भी तो लोगों को मिलते हैं, 5/10 भी मिलते हैं। तो यही है, यहां पर जो हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो नीचे जो लिखा होता है वो टोटल उतने हिस्से करने होते हैं। तो 5 में से 2 उसको और 5 में से 3 उसको। क्लियर है ये? लेकिन लिख लिए वो लोग। अगर सपोज करिए उन्होंने नहीं लिखा है तब क्या करेंगे? और अब तुम्हें अकाउंटिंग करने की बारी आ गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटेंट हैं। वहां पर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप डीड अप्लाई होती। ध्यान से सुनिएगा, मैं टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ये। कितने मार्क्स हम लोगों ने देखे थे? 36 ना? ठीक है, तो मैं इसको काफी डेप्थ में ले जाना चाहता हूं। और पार्टनरशिप का पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर वो ढंग से समझ में आया है तो फिर बाकी चैप्टर्स में समस्या नहीं रह जाती है। क्लियर? तो इसको खूब मन से समझ लेना है। अब अगर वो पार्टनरशिप डीड, सॉरी, इसमें अगर नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड अप्लाई होती। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? सॉरी मैंने गलत बोला, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। या तो डीड में लिखा हुआ होगा। ये अगर दिया है, ध्यान से सुनना,
बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सीए में आकर के पूछते हैं सर मैं कैसे समझूंगा क्वेश्चन करते हुए डीड में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है जो बात, तो डीड उसको यही एज्यूम कर लेना कि डीड में लिखी है तभी क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगर कहा ए को 2 मिलेगा 2 हिस्सा और बी को 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीड में लिखा हुआ है। अगर ये नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया बांटने के संबंध में, तो आप ये समझना कि डीड में कुछ नहीं लिखा। जब डीड में नहीं लिखा होता तब क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वल रेशियो में इसको बांट दो, बराबर, मतलब 1:1 में। अब 3 होंगे तो 3 1:1 बढ़ जाएगा। अभी इसकी टेंशन मत लो, बच्चे जो मैथ कम पढ़े होते हैं, कम आता है, कॉमर्स के 50-60% बच्चों के साथ में थोड़ा सा दिक्कत होती है, समस्या नहीं आएगी, टेंशन मत लेना, नहीं तो रेशियो का नाम सुन के पहले ही परेशान हो जाए। क्लियर है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, जैसे कहा गया है, और अगर नहीं कहा गया है तो बराबर बटेगा। जो कि कैरी किया जा रहा है सभी के द्वारा या उनके द्वारा, अब यहां पर या किसी एक के द्वारा, लो कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी लोग मिल करके ऑफिस में आते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। दूसरा एक ये भी हो सकता है, मिस्टर ए है, वो रोज ऑफिस में बैठते हैं और बी कभी नहीं आते हैं ऑफिस में, तो अब ए को सैलरी मिलनी चाहिए, रोज आता है बेचारा, पैसा खर्च करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर चौथी बात मुझे समझ में आ रही है, रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन। तो ए रोज आते हैं, ये दिन भर बेचारे अपना समय लगाते हैं, और बी खूब टहलता घूमता है, तो ए को सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये हम लोग नहीं जानते हैं। उस अगर ए को लगता है कि वो रोज आके बैठता और उसे सैलरी लेनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डीड में लिख लेना होगा। बात समझ में आ रही? अगर वो डीड में नहीं लिखा है तो सैलरी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? तो उसको क्या होगा, सैलरी नहीं दी जाएगी। अब तो बड़ा खराब सी बात है कि ए को सैलरी नहीं दी जाएगी, बेचारा रोज आता भी, इससे मेरा क्या जाता है, क्योंकि एक्ट लग जाएगा, एक्ट सैलरी देने की बात नहीं करता है। ठीक है, अब हो सकता पीछे कोई हो, भाई हो सकता बी के नाम से ही बिजनेस चलता हो, ये भी तो हो सकता है। एक कपड़े की दुकान हो, अब उस कपड़े की दुकान उस नाम से ही चल रही है, कोई उसमें नया पार्टनर आकर के बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, दिन भर बैठा रहेगा, घूम करके भी उससे ज्यादा बिजनेस, वहां बिजनेस ना बैठ करके भी उससे ज्यादा बिजनेस लाएगा ना। तो हमको इसके बारे में नहीं सोचना, मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान रहते और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें यही याद आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूं। तो रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब डीड में लिखा हुआ है। क्लियर? अब एक और बात है, यहां पर कैपिटल लगाई जाती है, ठीक है, ए ने भी लगाया और बी ने भी लगाया, इन्होंने 5 लाख लगाया, इन्होंने 10 लाख लगाया। अब ए ने 5, बी ने 10, बी की इच्छा है कि उसे ब्याज मिल जाए और ए की इच्छा है ब्याज ना दिया जाए। तो सवाल ये है, इसको पहले ही डिसाइड कर लेना होता है। कैसे डिसाइड करेंगे, डीड में लिख करके। बी बाद में कह दे कि मुझे 10 लाख मैंने लगा रखा है और मुझे ब्याज दीजिए, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्ट ऐसा नहीं कहता है, लिखा है तो मिलेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट, मतलब पार्टनरशिप के काम को करते हुए तो आता, भाई पार्टनर है तो बिजनेस में बैठेगा ही, पार्टनर है तो पूंजी लगाएगा ही। अब एक ऐसा होता है, एक और बात आती है, एक पार्टनर लोन दे देता है, ध्यान से समझना, लोन, इसने 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। लोन देना पार्टनर की एक्टिविटी नहीं होती, पार्टनर जो पार्टनर हैं उनका काम लोन देना नहीं है बिजनेस को। उसने घर किराए पर दे दिया है, ये उसका काम नहीं हो, वो पार्टनर
पार्टनर की हैसियत से नहीं दे रहा, ये मनी लेंडर हुआ। कैपिटल क्यों लगाता है? क्योंकि वो पार्टनर है। यहाँ काम जो करता हो क्यों? क्योंकि वो पार्टनर है। प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर बटेगा, पार्टनर है। एग्रीमेंट पार्टनर हुआ था तो बना था। ऐसे ही जब लोन की बात आती है, लोन जो दिया जा रहा है, इट इज नॉट ए कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। अगर ये कौन है? मिस्टर ए, मिस्टर ए इज पेइंग द लोन इन द कैपेसिटी ऑफ द मनी लेंडर। तो मनी लेंडर को तो ब्याज मिलना चाहिए। डीड में लिख दिया गया कि 12% ब्याज दिया जाएगा। भाई डीड में लिखा है तो दिया जाएगा। डीड में लिखा 15% दिया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन डीड में नहीं लिखा है, याद कर लेना इसको, ये याद करना है। यहां पर लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। 6% ब्याज इन्हें मिलेगा अगर डीड में नहीं लिखा। और अगर डीड में लिखा है तो हम बातें भूल जाते हैं, डीड में लिखने के बाद भूल जाते हैं ना, ऐसे ही तो है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। और कुछ याद आ रहा हो तो बता दो। उस पिछली क्लास हम लोगों ने देखा था, एक रिलेशन बना, एग्रीमेंट हो गया, शेयर द प्रॉफिट हो गया, बिजनेस रहेगा। ये भी बात हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं किया है? साथ बिजनेस का होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति मिल करके एक घर खरीदते हैं, घर खरीद करके उस घर को बेच देते हैं। सपोज करिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन्होंने 10 लाख लगाया, इन्होंने 10 लाख लगाया, एक घर खरीद लिया। कितना लगा? 20 लाख। अभी कुछ दिन बाद दोनों ने मिल करके 30 लाख में बेच दिया। क्या ये अब इस 30 लाख में बेचा तो कितना हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को इन दोनों ने 5-5 लाख आपस में बांट लिया। ये जो इन्होंने प्रॉफिट बांटा है, ये सब कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये बिजनेस है। अब कह सकते हो सकता है घर खरीदना और बेचना उनका बिजनेस हो, मेंशन होगा फिर कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं जिसकी पार्टनरशिप किए हुए हैं। नहीं तो ये क्या कहलाती है? को ओनरशिप कहलाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ने इसलिए बता दिया कि एनसीईआरटी ने में एक बार मैंने देखा था ऐसे लिखा हुआ था। बाकी मैं ज्यादातर क्वेश्चन तो सीए वाले रेफर करता हूँ, या अगर रहे तो आपकी बुक से करा देता हूँ। यहाँ तो आपकी बुक से कराना होगा, मैंने इसीलिए सीए फाउंडेशन लिख भी रखा। अगर फाउंडेशन वाले भी इस क्लास को करेंगे तो उनके लिए फ्रूटफुल होगा। डिटेल है। और कोई टॉपिक इसमें जो बच रहा हो, कोई बात? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ड्राइंग करेगा तो भी पार्टनर्स की हैसियत में करेगा। ड्राइंग करेगा तो उस पर ब्याज कितना लगेगा? जो डीड में लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो कोई ब्याज नहीं है। ठीक है, और कोई बात जो पिछली बार डिस्कस हुई थी? क्या बचा है? एक तो बात भूल ही गई थी इसमें, ड्राइंग लोन रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ऊपर ही मैं भूल गया। पर्सन, अभी अभी दिमाग पे आया था। पर्सन, पर्सन कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक, लेकिन मैक्सिमम कहां तक है? 50 तक। ठीक है भाई, पार्टनरशिप का जब कोई भी एग्रीमेंट करेगा तो अकेले से तो कर नहीं सकता है, तो एक से अधिक व्यक्ति का होना तो जरूरी है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो 50 तक है। और ये रिस्ट्रिक्शन लगाई किसने है? ध्यान से सुनिएगा, कंपनी एक्ट ने लगाई है। बात पार्टनरशिप की हो रही, कंपनी एक्ट को पावर दिया गया कि तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट ने लगाई है 50 की। ठीक है, कोई डाउट? तो ये मेरा एक पोर्शन कंप्लीट होता है। थियरी नहीं है, थियरी न्यूमेरिकल कराने के लिए ही थियरी पर डिस्कशन है। आप अपनी बुक दीजिए जरा, उससे हम देखें कि क्या मुझे इलस्ट्रेशन कुछ एक आध दो करा देते हैं फटाफट से। ठीक है, ठीक है, इलस्ट्रेशन कराते हैं लेकिन अगली क्लास में।